नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं प्रमोद और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने परिवार एजुकेशन हब के इस डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी एकदम स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी स्टडी में व्यस्त होंगे। शिक्षा मनोविज्ञान हम पढ़ रहे थे और उसी कड़ी में एक और क्लास लेकर के आपके बीच में हाजिर हूं। तो फटाफट जुड़ जाइए और अपने प्रीवियस जो क्लासेस हैं आई थिंक उनका आप रिवीजन कर रहे होंगे, उनको अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे। और पुरानी क्लासेस के बाद हम नए आगे से पीछे टॉपिक हमने कवर किए वो हम साथ साथ पढ़ते पढ़ते आगे अपने आज की क्लास को शुरुआत करते हैं। तो चलिए फटाफट पहले अपने दोस्तों के साथ, अगर क्लास को आपने शेयर नहीं किया है तो आप उसको शेयर कर दें, अगर लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर दें और बाद में क्लास होने के बाद आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं क्लास कैसी लगी। चलिए शुरुआत करते हैं। हम शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे थे और शिक्षा मनोविज्ञान में पढ़ते पढ़ते हम अवस्थाओं तक आ चुके थे। कल हम अवस्थाओं की बात कर रहे थे और अवस्थाओं के बारे में मैंने रोज की अवस्थाएं अलग बताई थी। आपको मुख्य रूप से आपको 4 अवस्थाएं बताई थी: गर्भावस्था, शिशुअवस्था, बाल्यावस्था और किशोरावस्था। इस प्रकार की 4 अवस्थाओं की बात की थी। उन्हीं अवस्थाओं को हम एक एक करके डिटेल से पूरा पढ़ते जाएंगे। इन अवस्थाओं से मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो यूनिट फर्स्ट आपकी है ये सबसे लंबी यूनिट है और इस यूनिट के जो क्वेश्चन है उनका परसेंटेज हर एक यूनिट में रहेगा। आपने इस यूनिट को डिटेल समझ लिया ना, तो चाहे आप अधिगम पढ़ो, चाहे आप समायोजन पढ़ो, चाहे आप बुद्धि पढ़ो, चाहे व्यक्तित्व पढ़ो, चाहे आप एनसीए पढ़ो, चाहे आप आरटी एक्ट पढ़ो, चाहे आप सीसीई पढ़ो, चाहे आप मतलब जो मूल्यांकन मापन वो भी पढ़ो, उनमें सभी में इस यूनिट का योगदान है, सभी में। तो इस यूनिट को हम अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं और बिल्कुल आई थिंक सिलेबस भी सही तरीके से चल रहा होगा। तो आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। फटाफट जुड़ जाइए, अपने दोस्तों को बुला लीजिए और हेडिंग लगाइए गर्भावस्था। चलिए आज हम पहली अवस्था, कल मैं आपको अवस्थाओं के बारे में बता चुका हूँ कि अवस्थाएं कितनी होती है, किसने क्या बताया था उनके बारे में। कल की क्लास थोड़ी सी कम रही थी, उसके लिए माफी चाहता हूँ कि टॉपिक मैंने आपको बताया था कि अगर गर्भावस्था में शुरू करता तो थोड़ी बहुत ही होती है और न कुछ कड़ी में जुड़ पाती है न कुछ और। तो आई थिंक कोशिश करेंगे आज की क्लास में गर्भावस्था को पूरी करने की। अगर नहीं होती 2 क्लास में अपन पूरी कर लेंगे इसको, ठीक है। चलिए करते हैं शुरुआत। हेडिंग लगाइए गर्भावस्था। आज हम पढ़ेंगे गर्भावस्था के बारे में कि गर्भावस्था होती क्या है, गर्भ प्लस अवस्था। हेडिंग लगा लीजिए आप सभी, गर्भावस्था। गर्भावस्था क्या होती है कि जिस दिन जो भ्रूण का निर्माण होता है ना, जब मतलब भ्रूण का निर्माण जिस दिन बनना शुरू होता है, भ्रूण बनना शुरू होता है, उसका निर्माण शुरू होता है, उस दिन से लेकर के लगभग 280 दिन का पीरियड होता है। यानी या 280 बोल सकते हो आप, या फिर ऐसे बोल सकते हो कि बच्चे के जन्म से 280 दिन पूर्व का पीरियड। बच्चे के 200 जन्म होता है, मान लीजिए आज जन्म हुआ तो गर्भावस्था कौन सी थी, इस जन्म से 280 दिन पहले वाली अवस्था जो होती है वो गर्भावस्था। यानी जिस दिन एम्ब्रियो यानी भ्रूण का निर्माण जो माता की कोख में बच्चा बनना शुरू होता है उस दिन से लेकर के और जब तक बच्चे का जन्म होता है तब तक की जो अवस्था होती है ना, हालांकि उसका टाइम पीरियड थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक जनरल अपन स्पेसिफिक एरिया लेके चल रहे हैं कि 280 दिन लगभग लगता है। अब किसी को 270 भी लग जाते हैं, किसी को 290 भी लग जाते हैं, किसी को 300 लग जाते हैं, कोई कहते हैं कोई 7 महीने हो जाते हैं। ऐसे वो टाइम पीरियड अलग है, वो कंडीशंस अलग है, वो एनवायरनमेंट अलग होता है उसका, उसके गुणसूत्र अलग होते हैं, कुछ तरीके से अलग अलग इफेक्ट होते हैं उसके। लेकिन लगभग एक सबकी होता है ना कि एक औसत निकालते हैं, तो औसत के हिसाब से लेके चलते हैं। क्लियर। तो लिखिए गर्भावस्था, हेडिंग लगा दिया आपने गर्भावस्था। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। गर्भावस्था होती क्या है। सबसे पहले इसका समय कितना होता है गर्भावस्था का, कि गर्भावस्था का समय कितना होता है। हर एक अवस्था का अलग अलग टाइम पीरियड होता है। तो गर्भावस्था का वो समय होता है 280 दिन या डेज बोल सकता हूँ मैं, 280 दिन, या इसी को मैं बोल सकता हूँ 40 सप्ताह, 40 सप्ताह या फिर वीक। देखिए एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं तो 7 चौके 28, 280 दिन। तो गर्भावस्था का समय कितना होता है 280 दिन या फिर 40 सप्ताह गर्भावस्था का होता है, ठीक है। गर्भावस्था का अब गर्भावस्था के बारे में इसके समय की बता दी मैंने आपको। गर्भावस्था का समय होता है 40 सप्ताह बोल दीजिए या फिर 280 दिन, ठीक है। अब चलिए, अब ये जो मानव को मानव उस मानव का विकास एक कोष से शुरू होता है। कितने कोष से शुरू होता है, एक कोष से, और उस कोष को बोलते हैं संयुक्त कोष। तो जो गर्भावस्था का या मानव का जो विकास होता है ना, उस विकास या निर्माण या विकास बोल दीजिए, उसका विकास एक कोष से शुरू होता है। कितने कोष से शुरू होता है, एक कोष से, और इस कोष को हम कहते हैं संयुक्त कोष। मानव जो होता है ना, जो मनुष्य का निर्माण शुरू होता है वो एक कोष से शुरू होता है और इस एक कोष को हम क्या कहते हैं, संयुक्त कोष कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्त कोष। संयुक्त कोष कैसे कहते हैं, देखिए
इसको संयुक्त इसलिए कहते हैं कि एक इसमें माता का भी कोष होता है, पिता का भी कोष होता है। इसमें माता के भी गुणसूत्र होते हैं या माता का भी कोष होता है, और इसमें पिता के भी गुणसूत्र होते हैं या फिर पिता का भी कोष होता है। दोनों के गुणसूत्र आते हैं। ये गुणसूत्र वाला मैं आपको वंशानुक्रम पढ़ाया था ना, जब मतलब विकास में नियम पढ़ा था, उससे बताया कि एक्स वाई वाला, अगर आपने नहीं देखा तो प्रीवियस क्लास में देखे जा सकते हैं कि किस तरीके से बच्ची का निर्माण, मतलब लड़की का निर्माण होता है और किस तरीके से लड़के का निर्माण होता है। उसकी मैंने बताया था कितनी पॉसिबिलिटी रहती है, आपको कैसे पता चलता है कि लड़का होगा लड़की होगी, उस तरीके से। ठीक है, तो जो विकास होता है, विकास में जो गर्भावस्था में विकास कहाँ से शुरू होता है? एक कोष से, जिसको संयुक्त कोष बोलते हैं। उसमें माता का भी शामिल होता है, पिता का भी शामिल होता है, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? संयुक्त कोष। क्लियर? तो गर्भावस्था में जो भ्रूण का विकास कब शुरू होता है? एक कोष, इसको संयुक्त कोष कहते हैं। इससे माता का भी होता है और पिता का भी होता है, माता का कोष और पिता का कोष। ठीक है ना? माता के इसमें क्या होते हैं, अगर साइंस की लैंग्वेज में जाए तो माता का इसमें होता है अंडाणु, माता का इसमें होता है अंडाणु और पिता का इसमें होता है शुक्राणु। माता का इसमें होता है अंडाणु और पिता का होता है इसमें शुक्राणु। आपने सुना होगा लेडीज में पीरियड्स वाली बात होती है। वो पीरियड्स क्या होते हैं कि जो ओवरी होती है ना, उसके अंदर एक जो वीक होता है ना, एक वीक में एक साइड बनता है, दो साइड होती है उसकी, दो साइड होते हैं। एक वीक में एक साइड बनता है, एक वीक में एक साइड बनता है। तो हर वीक के अकॉर्डिंग वो अंडों का निर्माण होता है ना, उससे जब शुक्राणु मिलता है तब एक कोष का निर्माण हो जाता है। अंडाणु से जब शुक्राणु मिलता है तब एक कोष का निर्माण होता है, संयुक्त कोष कहते हैं, जिससे माता के अंडाणु से और पिता के शुक्राणु दोनों मिलते हैं। ये मातृकोष, ये पितृकोष। ठीक है, इससे संयुक्त कोष बन जाता है। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? तो जो अपने गर्भावस्था है, इसमें इसका विकास का प्रारंभ कैसे होता है? एक कोष से प्रारंभ होता है। कितना होता है? एक कोष से। अब आपको पूछे कि माता का कौन सा होता है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ माता के कौन से होते हैं, XX, और पिता के कौन से होते हैं, XY। बता चुका हूँ। एक सामान्य मनुष्य होता है ना, सामान्य मनुष्य में 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। कितने जोड़े? कुछ साइंस की बातें हैं लेकिन ये भी थोड़ी याद रखने लायक है। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं सामान्य मनुष्य, 23 जोड़े। अगर आपको पूछे कितने जोड़े होते हैं, 23 जोड़े, और जोड़े में 2 होते हैं ना, इसलिए टोटल गुणसूत्र कितने हो गए? टोटल हो गए 46। सामान्य मनुष्य है, उसमें 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, इसमें टोटल 46 होते हैं। इसमें से 22 तो समान रहते हैं और एक इसमें या तो XX होता है, वो तो लड़की, और 22 प्लस XY होता है, सॉरी XX होता है लड़की और XY होता है तो लड़का। ठीक है ना? इधर तो गर्ल और इधर बॉय, यानी 22 गुणसूत्र तो लड़का और तो लड़की दोनों में समान रहते हैं। अगर XX है तो लड़की और अगर XY है तो लड़का। क्लियर? तो 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनको 23 जोड़े, अगर देखो जोड़ा दोनों का एक, तो 23 जोड़े गुणसूत्र रहते हैं। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि एक जोड़े में 2 हो गए ना, तो इसलिए टोटल कितने गुणसूत्र हो गए? 46। इसमें से 22 प्लस XX, देखो 22, 23, 24 हो गए ना, 22 एक 23 जोड़ा और 22 और एक 23 जोड़े हो गए ना। और अगर वैसे करें तो 22 दूनी 44, 45 46, 22 दूनी 44, 45 46। तो लड़कों में भी लड़कियों में दोनों में गुणसूत्र बराबर होते हैं। क्लियर? नोट कीजिए। और जो आपका ये है ना, हालांकि ये चीज मैं बताई नहीं है, जो ये जो चीज है ना, ये वाला, ये दोनों गुणसूत्र होते हैं ना, ये आपके लिंग निर्धारक हैं, आपका जेंडर का डिसाइड करते हैं, लिंग का निर्धारण करते हैं, जेंडर का या फिर लिंग का क्या करते हैं, निर्धारण, कि लड़का होगा या लड़की होगी। बताया था XX है तो लड़की। अभी मैंने बता दिया लिंग का निर्धारण हो गया ना, से तो 23 जोड़े गुणसूत्र, लिंग का निर्धारण कौन से होता है? XX और XY से। क्लियर? नोट कीजिए इसको, आगे चलते हैं। नोट कर लिया? मान जो भ्रूण में मानव विकास एक कोष शुरू होता है, इसको संयुक्त कोष बोलते हैं। इसमें मातृकोष, पितृकोष, XX, XY 40 हफ्ते का या 280 दिन का टाइम होता है। 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, इसमें से 23 गुना 2 टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं, और 22 प्लस XX गर्ल में और 22 प्लस XY बॉयज में। और जो गुणसूत्र होता है ना, गुणसूत्र, इस गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई, यानी अगर गुणसूत्र को तोड़ें तो सबसे छोटी चीज क्या निकलती है? गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई क्या होती है बताओ? गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई होती है जीन। ये होते हैं माता से पिता में, सॉरी माता से पिता में नहीं, मतलब अपने मम्मी पापा से अपने अंदर आई, ये जीन ही आते हैं। जो वंशानुक्रम का निर्धारण करते हैं ना, ये जीन ही करते हैं। जीन होते हैं, जीन से मिलकर गुणसूत्र बनते हैं। गुणसूत्र हमारा ऐसे निर्धारण करते हैं
कि इस मतलब क्या होगा, कैसे होगा, किस तरीके से लक्षण होंगे। ये 22 तो अपने फैक्टर बताते हैं कि कैसा होगा, इसका कलर कैसा होगा, इसका लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई कितनी होगी, ये बताते हैं, और ये जेंडर बताता है। तो गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई होती है जीन। यहाँ तक नोट कीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ। गर्भावस्था पढ़ रहे हैं, सबसे पहली बात हमने क्या पढ़ी कि इसका जो समय है वो 280 दिन या फिर 40 सप्ताह होता है। इसका विकास एक कोष से होता है शुरू, या इसको संयुक्त कोष बोलते हैं, और इसमें माता का होता है, पिता का होता है। गुणसूत्र की सबसे छोटी इकाई होती है जीन, और 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, टोटल 46 बोल सकते हैं। 22 + XX गर्ल और 22 + XY बॉयज, और ये लिंग का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र कौन से होते हैं? XX और XY। यहाँ तक बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ये जो जीन है ना, ये जीन एक प्रकार की स्थायी संरचना है। कैसी संरचना है? स्थायी। जीन स्थायी रहता है हमेशा। सबसे छोटे इसको आगे नहीं तोड़ सकते। सबसे जो इसको तोड़ते गए लास्ट में जीन तक ही तोड़ सकते हो। तो जीन एक तरीके से कैसी संरचना है? एकदम स्थायी संरचना है। एक क्वेश्चन पूछा हुआ था कि जीन किस प्रकार की संरचना है, उसमें ऑप्शन था स्थायी है, अस्थायी है, गत्यात्मक है, ऐसे कुछ ऑप्शन थे। उसमें से आंसर क्या हो जाएगा अपना? स्थायी। क्लियर? ओके, अब आगे चलते हैं। उसके बाद बात करते हैं और जो आपका अभी एक क्वेश्चन बताऊँ मैं, एक चीज़ और बताता हूँ आपको। पहले इसको मैं रफ करता हूँ। यहाँ तक गर्भावस्था में पढ़ रहे थे, इसके बारे में इतनी बातें आप लोगों को समझ में आ चुकी हैं। अगर आज पूरी होती है गर्भावस्था, कोशिश करेंगे आज ही पूरी करनी है, क्योंकि अवस्था टाइम देते हैं, 1 या 2 क्लास का टाइम देंगे। अब बात करता हूँ मैं, देखो जेंडर, जो लिंग होता है ना, लिंग को बोलते हैं जेंडर। लिंग या जेंडर है, ठीक है ना। ये जो लिंग है या फिर जेंडर है, ये एक सामाजिक संरचना है। कैसी संरचना है? सामाजिक, शारीरिक संरचना नहीं है। लिंग कैसी संरचना है? सामाजिक संरचना है। जेंडर एक सामाजिक संरचना है। क्लियर? लिंग आपका जो है या जेंडर जो है वो एक सामाजिक संरचना है, जबकि आपका सेक्स कैसा है? मेल हो या फीमेल हो, वो है, ये तो है एक शारीरिक संरचना कि आप मेल हो या फिर फीमेल हो, ये तो होती है आपकी शारीरिक संरचना। तो अगर आपकी सेक्स मतलब मेल या फीमेल में बताया गया है तो है शारीरिक संरचना। लेकिन अगर आपका जेंडर डिसाइड करता है आपका समाज। कैसे? सामाजिक संरचना कैसे? समाज में जब आप रहते हो तो समाज में ऐसे कोई दायरे नहीं है कि लड़का इससे पहले ये देखिए, मेल या फीमेल कैसे? मेल या फीमेल जैसे बच्चे का जन्म हो जाता है, डिसाइड हो जाता है कि ये मेल है या फीमेल है, ये उसकी सेक्स की वजह से डिसाइड होता है, और ये शारीरिक संरचना है, उसके शरीर से पता चल जाता है कि मेल है कि फीमेल है। क्लियर? लेकिन जेंडर या लिंग जो सामाजिक संरचना है, कैसे? समाज निर्धारित करता है कि लड़के किस तरह का काम करेंगे, लड़की किस तरह का काम करेंगे, समाज निर्धारित करता है। अब कुछ केस में अलग चीज़ें हो सकती है, डिफरेंट, उसकी बात नहीं कर रहे। जैसे समाज क्या निर्धारित करता है कि जो मतलब घर के काम होते हैं ना वो लड़कियां करती हैं, और जो बाहर के काम होते हैं वो लड़के करते हैं। हालांकि मैं किसी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा कि लड़कियां बाहर का नहीं कर सकती, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। आप समझ रहे होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं किसी कंट्रोवर्सी वाली बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि समाज कैसे निर्धारित करता है। फिर समाज आपकी पहनावा डिसाइड करता है कि लड़के इस तरीके के पहनते हैं, हालांकि लड़कियां भी वो पहन सकती हैं, वो मुद्दा अलग है। मैं वहाँ उस चीज़ से मैं बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि लड़के किस तरीके के पोशाक पहनते हैं, लड़कियाँ इस तरीके के, लड़के ऐसे ऐसे काम कर सकते हैं, लड़कियाँ वो काम कर सकती हैं। इस तरीके से समाज एक क्राइटेरिया डिसाइड करता है, सामाजिक क्राइटेरिया या फिर एक जो क्षेत्र डिसाइड करता है, उसके आधार पर सामाजिक संरचना है। तो सेक्स कैसी संरचना है? मेल या फीमेल होना, ये आपकी शारीरिक संरचना है। जबकि आप जब भी कोई फॉर्म वगैरह भरते हो उसमें ये अलग पूछता है, वहाँ पे आपको जेंडर लिखा हुआ नहीं मिलेगा, आपको सेक्स लिखा हुआ मिलेगा, मेल या फीमेल, आपकी शारीरिक संरचना है। जबकि आपका लिंग या फिर जेंडर है वो एक सामाजिक संरचना है। क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई? दोनों में ध्यान से अंतर समझ लेना, दोनों में क्या है कि जेंडर आपका सामाजिक है और ये आपका शारीरिक है। क्लियर? आगे चलते हैं। अब उसके बाद क्या होता है, जो अपने गुणसूत्र होता है, गुणसूत्र, ये पहले आप नोट कीजिए, फिर बताता हूँ अगली बात। जो 22+ मैंने बात की ना कि 22+XX या फिर 22+XY, इसमें क्या होता है, जो 21 नंबर का, जो माता का जो 21 नंबर का होता है ना, माता का
माता का 21वां जो गुणसूत्र होना है, अगर माता का 21वां गुणसूत्र अगर अलग नहीं होता है, माता का 21वां गुणसूत्र अलग नहीं होता ना, तो उसको बोलते हैं डाउन्स सिंड्रोम। क्या बोलते हैं उसको? डाउन्स सिंड्रोम। एक तरीके की डिजीज मान लीजिए, फिर मतलब अलग थोड़ा इसका फैक्टर है कि यदि माता का 21वां जो गुणसूत्र है वो अलग नहीं हो पाता। अलग कैसे? कि दो टुकड़ों में टूट सकता है, लेकिन अगर ये गुणसूत्र ना टूटे तो कैसा होता है? डाउन सिंड्रोम। इसका नाम होता है, क्या होता है वो छोड़िए, आपको अपने पूछ लेना उससे। क्लियर? ये मतलब कैसे? ये कुछ फैक्ट है, और फैक्ट कैसे कि प्रीवियस ईयर में कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं और वो क्वेश्चन ऐसे कैसे उठा के पूछ लेते हैं। ठीक है ना? और आप ये मत सोचिएगा कि जो साइकोलॉजी अपन पढ़ रहे हैं वो केवल और केवल रीड के लिए है। नहीं, किसी भी एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आपकी साइकोलॉजी आती है और उसमें बाल विकास है तो उस यूनिट में रीड की जरूरी नहीं, आपका जो सेकंड ग्रेड है, आपका जो फर्स्ट ग्रेड है, जहाँ पर साइकोलॉजी आती है ना, मनोविज्ञान, तो उसमें आपके इसमें काम आ सकती है। क्लियर? आगे चलते हैं। ये हो गया। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, आपने लिख लिया होगा या फिर कभी इसको लिख दीजिएगा बढ़िया अपना। अब देखिए, अब गर्भावस्था का एक फिक्स क्रम होता है, एक स्टेप बाय स्टेप चलती है गर्भावस्था। उस क्रम के पास कैसे? देखिए, सबसे पहले माता, जो माता होती है ना, मादा में अंडाणु होता है। अभी मैं बताया था आपको, अंडाणु। इस अंडाणु के पास किसका आएगा? नर का शुक्राणु आएगा। कौन आएगा? यानी पहले अंडाणु बना, अंडाणु के पास कौन आया? शुक्राणु। अंडाणु के पास शुक्राणु आने से फिर क्या बना? फिर बना युग्मनज। क्या बना? थोड़ी साइंटिफिक लैंग्वेज में थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हो। फिर क्या बना? युग्मनज। हालांकि इस चीज को इतना ज्यादा मतलब प्रेफर नहीं करते, लेकिन ये चीजें समझ में आएंगी तभी पता चलेगा कि बच्चा बना कैसे, तभी तो आगे विकास को जब हम पढ़ेंगे तभी पता चलेगा ना किस तरीके से। ये माता के पास होता है अंडाणु, उसके पास पिता का शुक्राणु आता है। शुक्राणु आने से दोनों जुड़ करके एक संयुक्त ठोस बनाते हैं, क्या बोलते हैं? युग्मनज। और युग्मनज फिर बाद में दोबारा टूटता है, और टूटने की प्रक्रिया क्या होती है? ब्लास्टोसिस। जैसे ब्लास्ट होता है ना, ब्लास्टोसिस। ये ब्लास्टोसिस इस तरह का क्रम होता है। ये क्रम है, सबसे पहले अंडाणु, अंडाणु से फिर शुक्राणु, शुक्राणु से फिर युग्मनज, युग्मनज से ब्लास्टोसिस। ये जो क्रम होता है ना, ये क्रम कैसा है? ये गर्भावस्था क्रम है। किसका क्रम है? गर्भावस्था का क्रम है। कि गर्भावस्था का क्रम किस तरीके का होता है कि सबसे पहले अंडाणु होता है, अंडाणु में शुक्राणु आता है, शुक्राणु के बाद युग्मनज बनता है, युग्मनज से ब्लास्टोसिस होता है। इस तरह की एक प्रक्रिया है, एक क्रम है गर्भावस्था का। क्लियर? चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब उसके बाद आप अगर आप पढ़ेंगे जो एक्टिविटीज क्या होती है गर्भावस्था होती है ना, कि गर्भावस्था में बच्चा करता क्या क्या है, उसके बारे में आप देखेंगे। इतना नोट कीजिए बराबर, बिल्कुल आपको क्लियरली विजिबल है, बिल्कुल मुझे दिख रहा है, एकदम साफ साफ दिख रहा है आपको। और आप बीच में कमेंट करते रहिए ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या, आप क्या पढ़ रहे हो, कैसा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, चलते इसको मैं रफ करता हूँ। अब हम पढ़े, अब आप हेडिंग लगा लीजिए गर्भावस्था की गतिविधियां। हेडिंग लगा लीजिए, ये जो गर्भावस्था है ना, उस गर्भावस्था की गतिविधियां, मतलब क्या क्या करता है बच्चा गर्भावस्था में। होता है ना गर्भावस्था में कुछ विशेषताएं होती है उसकी, विशेष अवस्था की होंगी, बाल्यावस्था की होंगी, किशोरावस्था की होंगी, वैसे गर्भावस्था की कुछ विशेषताएं होती है कि बच्चा करता क्या क्या है। चलिए हेडिंग है गर्भावस्था की विशेषताएं, या फिर जो 280 दिन का जो टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड में बच्चा करता क्या है। सबसे पहली बात आपको बताऊं कि जो गर्भस्थ शिशु जो बना, कि माता और पिता के अंडाणु और शुक्राणु मिलकर जो युग्मनज बना, युग्मनज ब्लास्टोसिस की प्रक्रिया हुई, उससे एक बिंब, मतलब एक बिंब सा बना, जिसको क्या बोलते हैं, वो जो गर्भस्थ शिशु जो शुरुआत में उसका निर्माण होता है, उस गर्भस्थ शिशु को साइकोलॉजी के लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं युक्ता। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं युक्ता। जो गर्भस्थ शिशु होता है, कि युक्ता कौन होता है? युक्ता होता है आपका गर्भस्थ शिशु। गर्भस्थ शिशु क्या बोलते हैं? युक्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? युक्ता। साइकोलॉजी की लैंग्वेज में कि जो गर्भस्थ शिशु होता है उसको क्या कहते हैं? युक्ता कहते हैं। क्लियर? ओके, ये क्या होता है, अब इसकी प्रोसेस बताऊंगी। युक्ता होता क्या है, कैसे काम करता है युक्ता। ये युक्ता शुरुआत में बन गया। ये बनने के बाद
ये जो ऐसे इस तरीके की होती है माता की जो मतलब गर्भाशय होता है, इस तरीके का होता है। ये क्या होता है, इस युक्त तो बिल्कुल बारीक से होता है, एक छोटा सा कण होता है। अगर आपको ज़्यादा ना तो आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा मतलब ऐसे बेबी फॉर्मेशन प्रोसेस या फिर मतलब बच्चे का निर्माण कैसे होता है, तो उसमें आपको मतलब एक साइलेंट वॉइस में ऐसे वीडियो बहुत सारे दिखा देंगे। मतलब उसमें बच्चे को दिखाया कि इस तरीके से पूरी प्रोसेस चलती है। तो एक बार 2-4 मिनट का टाइम होता है, उसमें दिखाया था ताकि आपको क्लियर हो जाए। ये जब युक्ता जब बन गया तो पिता का शुक्राणु, ये माता का अंडाणु होता है, इससे पिता का शुक्राणु इस तरीके का होता है कुछ इस तरीके का, ये इससे आके इसको मिलता है। और देखिए एक माता का अंडाणु बहुत पावरफुल होता है, तो पिता के हजारों करोड़ों स्पर्म्स जो होते हैं ना, उनमें से कोई एक भेद पाता है उसको। माता का अंडाणु बहुत पावरफुल होता है, तो पिता के शुक्राणुओं में से बहुत में से कोई एक उसको भेद पाता है। ठीक है, तो माता के अंडाणु को पिता का शुक्राणु भेजा, भेजने वाली युक्ता बन गया। ये युक्ता क्या है, आकर के इस गर्भाशय की जो कहीं ना कहीं किसी दीवार पे चिपक जाएगा। बिल्कुल बारीक सा होता है, बिल्कुल वैसे बहुत छोटी सी गोली टाइप होता है। ये इस गर्भाशय की दीवार पे चिपक जाएगा, और जब चिपकेगा ना तो ये लगभग 10 से 14 दिन तक यहाँ रहता है। 10 से 14 दिन, जब तक ये थोड़ा बड़ा होता है ना, बड़ा होने में फिर अलग होता है इससे। हालांकि अलग नहीं होता, फिर भी वो कहते हैं ना कि जो मतलब ऐसे जो छोटा बच्चा होता है उसकी वो नाल वगैरह काटते हैं, वो इससे जुड़ी रहती है शुरुआत से लेकर के, वो हमेशा जुड़ी रहेगी जब तक बच्चा बाहर आएगा। बाहर आना डॉक्टर उसको काटेगा, क्योंकि तभी तो उसको माता से खाना मिलेगा। अंदर बच्चे भाई तो कि चम्मच लेके अंदर को बैठा है, उसको खिला रहा है, नहीं खिला रहा। ये जो नाल होती है ना, गर्भावस्था से जो गर्भाशय की दीवार से चिपका, और इससे बच्चे के पास खाना जाता है, खाना पीना जो भी जाता है इसी से जाता है। इसीलिए जो गर्भावस्था होती है उस टाइम लेडीज़ को विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। खान पीन बहुत अच्छा रखना चाहिए, आसपास में पॉजिटिव एनर्जी चीज़ें रखनी चाहिए, ताकि बच्चे पर गलत इफेक्ट ना पड़े। एक बच्चा होता है जो अच्छे शांत माहौल में जन्मता है, उसका नेचर देखिए शुरुआत में आता है बहुत शांत रहेगा होता है। और बच्चे अगर शुरुआत में मतलब जैसे मान लीजिए लेडीज़ है, प्रेग्नेंट है, बार बार घर पर झगड़ा होता है, कुछ भी मारपीट होती है, तो बच्चे पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। और दूसरा, महिला जितना अच्छा खाना खाएंगी, जितना ज़्यादा मात्रा में खाएंगी, ज़्यादा मात्रा में ये नहीं कि बस ले लो आगे बस लग जाओ सुबह शाम खाए, तो मतलब एक हेल्दी डाइट, एक अच्छी डाइट जो पूरे बच्चे को पूरे न्यूट्रिशंस दे, तो बच्चे का डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। इस टाइम बहुत सबसे ये कहते हैं ना एक तरीके से दोबारा जन्म होता है। तो ये 10 से 14 दिन तक इस गर्भाशय की जो भित्ति चिपकाता है, फिर धीरे धीरे यहाँ पे बच्चा, पहले बच्चा इस तरीके से बनना शुरू होता है, मतलब सीधा नीचे की तरफ पैर होते हैं, बाद में धीरे धीरे घूम करके यूं हो जाता है ऐसे। बच्चा देखो पहले सीधा बन गया, इससे सीधा बना हुआ है, बाद में जैसे बड़ा होगा ना तो बड़ा होगा, सिर भारी हो जाता है। पहले सिर का निर्माण होता है, सिर का निर्माण होता है, इसलिए बच्चा घूम करके या इस तरीके से घूमता है, तो सिर तो नीचे की तरफ रह जाता है और पैर ऊपर की तरफ। इसलिए बच्चा जब भी जन्म होता है तो पहले सिर आता है और फिर पैर आता है। और एक बात बताऊँ, हम यूँ कहते हैं ना कि उल्टा पैदा हुआ है, उल्टा पैदा नहीं हुआ, सभी उल्टे होते हैं, क्योंकि सिर पहले बाहर आता है फिर पैर आते हैं, उल्टे सभी होते हैं। लेकिन जिसको उल्टा वास्तविक रूप से बोल रहे हैं ना, वो सीधा पैदा हुआ है कि उसके पैर पहले बाहर आए और फिर बाद में उसका सिर आया, है ना। तो वास्तविक फैक्ट क्या है, उल्टे तो सभी होते हैं। क्योंकि देखो अब मैं सीधा खड़ा हूँ आपके सामने, अभी मैं क्या करूँ, उल्टा हो जाऊँ, कैसे, सिर नीचे कर लूँ पैर ऊपर कर लूँ। अब मैं उल्टा हूँ, तो जन्म होता है उस समय बच्चा उल्टा ही पैदा होता है, उसका पहले सिर बाहर आता है और फिर बाद में पैर आते हैं। उल्टे सभी पैदा होते हैं, लेकिन जिसको वास्तविक रूप से उल्टा बोल रहे हैं ना, वो सीधा पैदा होता है कि उसके पहले पैर बाहर आते हैं और फिर सिर बाहर आता है। तो उस प्रोसेस में उल्टा है वो, बाकी रियल में सीधा पैदा हुआ है, ध्यान रखना इस चीज़ का। तो ये गर्भावस्था, इस 10 से 14 दिन का जो पीरियड होता है ना, इसको बोलते हैं बीजावस्था। क्या बोलते हैं, कि बीज का फॉर्मेशन हो गया, बीज का निर्माण हो गया, इसलिए क्या बोलते हैं इसको, बीजावस्था। क्लियर, ओके आगे। बीजावस्था में ये इसके भाग भी कर सकते हैं। ये इसका पहला भाग हो गया, जो गर्भावस्था ना, गर्भावस्था का पहला भाग हो गया बीजावस्था। गर्भावस्था का पहला भाग हो गया बीजावस्था। इसको बीजावस्था भी बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, डिंबावस्था भी बोलते हैं। डिंब बताया ना, डिंबावस्था भी बोलते हैं। जर्मिनल पीरियड, अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो जर्मिनल पीरियड, बीजावस्था या फिर डिंबावस्था, जर्मिनल पीरियड, ये 10 से 14 दिन का होता है। और 10 से 14 दिन में बच्चा इस भ्रूण की दीवार, जो अपना गर्भाशय इसकी दीवार से चिपका रहता है। क्लियर। और ये देखिए, इसको यूं बोल सकते हैं, 10 से 14 दिन है तो इसको यूं भी बोल सकते हैं, अगर मतलब ऐसे दिन नहीं देखेंगे, ये पूछे 10 से 14 दिन में कितने सप्ताह हो गए, 2 हो गए ना, तो उसे क्या बोलते हैं, इसको यूं भी बोल सकते हैं कि गर्भ धारण से,
इसकी पहली अवस्था होगी गर्भावस्था की पहला पार्ट, इसको टुकड़ों में पढ़ रहे हैं। पहला बीजावस्था या फिर डिंबावस्था या फिर जर्मिनल पीरियड, गर्भधारण से 2 सप्ताह तक, 2 सप्ताह हो गए ना, 14 दिन में 2 सप्ताह होते हैं, तो गर्भधारण करने से लगभग 2 सप्ताह तक, से 10 दिन भी हो सकते हैं, मिनिमम 10 मैक्सिमम 14, इतने बच्चा अलग हो जाता है। क्लियर, ये होता है, ये अपनी गर्भावस्था। ऐसे गर्भावस्था का पहला भाग हो गया बीजावस्था। बीजावस्था के बाद मैं इसके बाद 2 नंबर पार्ट करूंगा, इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर मैं 2 नंबर पे आता हूं। चलिए इसको मैं रफ करता हूं। गर्भावस्था का पहला भाग हो गया बीजावस्था, जर्मिनल पीरियड या फिर डिंबावस्था। इसमें क्या होता है 10 से 14 दिन होता है। क्लियर, आगे चलते हैं। अब देखिए ये गर्भावस्था का पहला भाग हो गया बीजावस्था। अब दूसरा होता है भ्रूणावस्था या एम्ब्रियोनिक पीरियड। दूसरा भाग होता है भ्रूणावस्था या एम्ब्रियोनिक पीरियड। एम्ब्रियोनिक पीरियड इंग्लिश, अगर आपको पहले मैं क्या आपने किसी ने कहा था इंग्लिश साथ में लिखा करो, इंग्लिश साथ में लिखा करो, क्योंकि कई बार क्या होता है अब भ्रूणावस्था के पता नहीं हिंदी में 70 नाम रहते हैं, लेकिन इंग्लिश में यही नाम रहेगा, एम्ब्रियोनिक पीरियड, यही नाम रहेगा। क्लियर, तो भ्रूणावस्था या एम्ब्रियोनिक पीरियड ये कितना होता है, ये लगभग 2 महीने तक चलता है। 2 सप्ताह तक हो गया, और 2 सप्ताह से लेकर के 2 महीने में कितने सप्ताह हो गए, 2 महीने में 4 4 8, तो लगभग 8 सप्ताह तक, 2 सप्ताह से लेकर के 8 सप्ताह तक, या इसको यूं बोल सकता हूं कि 2 मंथ तक चलता है पीरियड। कितने मंथ तक चलता है, 2 मंथ तक चलता है। भ्रूणावस्था में एम्ब्रियोनिक जो पीरियड है उसमें 2 से 8 सप्ताह इसका टाइम होता है। पहला बीजावस्था बता दिया, उसका 2 सप्ताह तक टाइम हो गया, फिर 2 से 8 सप्ताह तक इसका भ्रूणावस्था का। ये गर्भावस्था के ही भाग हैं। गर्भावस्था के भी 3 टुकड़े कर दिए हमने, अलग अलग टुकड़े। पहला बीजावस्था, दूसरा भ्रूणावस्था। बीजावस्था का टाइम कितना, 2 सप्ताह तक, फिर इसका भ्रूणावस्था का 2 से 8 सप्ताह तक या लगभग 2 महीने तक। क्लियर, ओके, आगे चलते हैं। अब इसमें क्या होता है, जो ये वाला जो टाइम है ना, इस टाइम में खूब सारी चीजों का निर्माण होता है। इस टाइम में खूब सारी चीजों का निर्माण कैसे, कि जो बच्चा है ना लगभग जब 3 सप्ताह का होता है, देखिए बच्चा 3 सप्ताह का होता है ना, 3 सप्ताह का टाइम इसी में आ गया। 2 से 8 सप्ताह की बात है। इसमें जब बच्चा 3 सप्ताह का होता है ना, तो उसकी आंखें हैं, उसकी त्वचा है, उसकी मांसपेशियां हैं, उसके मस्तिष्क है, उन सभी का निर्माण शुरू होता है। किस किसका, बच्चे की आंखें बनना शुरू हो जाती है, बच्चे की आंखें बनना शुरू हो गई, बच्चे की त्वचा बननी शुरू हो जाती है, बच्चे की मांसपेशियां बननी शुरू हो जाती है, और बच्चे का मस्तिष्क बनना शुरू होता है। क्या शुरू होता है, बच्चे का मस्तिष्क बनना शुरू होता है। यानी बच्चे की आंखें बनना शुरू हो जाती हैं, बच्चे की त्वचा बननी शुरू हो जाती है, बच्चे की मांसपेशियां बननी शुरू हो जाती हैं, और बच्चे का मस्तिष्क बनना शुरू हो जाता है। तो 3 सप्ताह का जो टाइम होता है, 3 सप्ताह में लगभग बच्चे की ये चीजें बननी शुरू हो जाती है। क्लियर, समझ में आ गया? चलिए आगे चलते हैं। बच्चे के 3 पार्ट हो गए ना, इसमें त्वचा है, अपने जो मांसपेशियां हैं, आंखें हैं, मस्तिष्क है, बाल, नाखून, दांत वगैरह ये भी बनने शुरू हो जाते हैं। बाल भी है, नाखून भी, त्वचा में, आंखों में ये बाल, नाखून वो भी बनने शुरू हो जाते हैं। इन सभी का निर्माण अंदर शुरू हो जाता है। भ्रूणावस्था की दूसरी अवस्था थी इसमें। अब चलते हैं भ्रूणावस्था की तीसरी अवस्था में। तीसरी अवस्था कौन सी, गर्भस्थ शिशु की अवस्था। गर्भस्थ शिशु की अवस्था, इसको बोलते हैं फीटस। तीसरी अवस्था, इसका कोई नाम नहीं है, बस इसको नाम है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। गर्भस्थ शिशु की अवस्था। देखिए मैं एक तो ये भी कर सकता हूँ कि पहले पूरा बोर्ड भर के लिया और फिर आपको समझा दूँ, वैसे समझाने से मुझे कोई मतलब नहीं। आराम से मैं सामने आपके लिखूँ तब समझ में आए क्या मैं पढ़ा रहा हूँ। गर्भस्थ शिशु की अवस्था, ऐसे ऑफलाइन वाला माहौल लगना चाहिए, ऐसे लगना नहीं चाहिए कि हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, कुछ ले रहे हैं। बस नहीं, आराम से बैठ के आधे घंटा सामने वीडियो चलाइए और उसमें ये से मान लीजिए मैं सामने आपको पढ़ा रहा हूँ और आप साथ साथ मेरे नोट्स में चलिए और पढ़ते चलिए। एक बार नोट्स बना लिया आपने, तो उसके बाद दोबारा क्लास को देखिए दोबारा समझने के लिए। गर्भस्थ शिशु की अवस्था ये कब शुरू होती है, ये 8 सप्ताह से लेकर के कब तक चलती है, अब जब बच्चे का जब तक जन्म नहीं होता तब तक चलती है। 8 सप्ताह 2 महीने से लेकर के 9 महीने तक चलती है। बच्चे का जब तक जन्म नहीं होता तब तक चलती है इसकी अवस्था। तीसरी अवस्था थी गर्भस्थ शिशु की अवस्था, 8 सप्ताह से लेकर के जन्म तक चलती है। फीटस बोलते हैं इसको, फीटस।
इंग्लिश में लिखेंगे, फीटस बोलते हैं। और इसमें बच्चे के अंगों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? बच्चे के अंगों का निर्माण हो जाता है। जैसे बच्चे के अंगों का अंग है अलग अलग, हाथ है, पैर हैं, उन सभी का निर्माण हो जाता है बच्चे का। तो तीसरी अवस्था, दूसरी कौन सी? भ्रूणावस्था, एम्ब्रियोनिक पीरियड पड़ी। और तीसरी गर्भस्थ शिशु की अवस्था या फीटस पड़ी, इससे बच्चे के अंगों का निर्माण हो जाता है और ये 8 सप्ताह से जन्म तक चलती है। क्लियर? यहाँ तक गर्भावस्था की 3 पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। अब देखिए, जब लगभग गर्भ में 7, इसी की बात करता हूँ, इसी एक बात बताता हूँ। गर्भ में लगभग 7 सप्ताह का टाइम होता है, 7 सप्ताह। इस 7 सप्ताह में जो शिशु होता है वो गर्भ में हलचल करना शुरू करता है। 7 सप्ताह का जो टाइम होता है इसमें गर्भ में शिशु हलचल करना भी शुरू कर देता है। और जो अपने 4 सप्ताह वाला टाइम होता है, वो उसमें 2 चीजें बताना आपको भूल गया पहले। तो 4 सप्ताह वाला जो टाइम होता है, 4 सप्ताह के लगभग, वो भी इसी में आ जाएगा। 4 सप्ताह के टाइम में शिशु की जो हार्ट बीट है, जो हृदय की धड़कन है, वो 65 बार प्रति मिनट होती है। जो शिशु है उसकी, जब वो 4 सप्ताह का होता है, भ्रूणावस्था में जब वो 4 सप्ताह के लगभग होता है, तब उसका हार्ट धड़कना शुरू कर देता है और लगभग उसकी हार्ट बीट होती है 65 बार प्रति मिनट। हालांकि हार्ट जिस दिन बनना तभी से शुरू हो जाता है, तो 65 बार प्रति मिनट। लेकिन जब 7 सप्ताह का होता है तब शिशु हलचल शुरू कर देता है। क्लियर? समझ में आ गई यहाँ तक चीजें? चलिए आगे चलते हैं। ये गर्भावस्था की 3 अलग अलग अवस्था मैंने आपको बताई, 3 अवस्था अलग अलग बताई थी ना आपको, उनके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं। उसके बाद अभी 2-4 पॉइंट होते हैं, क्लास थोड़ी लंबी हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, गर्भावस्था पूरी कर लेते हैं। जब देखिए 2 पॉइंट के लिए अगर मैं क्लास छोड़ूंगी, वही कल वही चक्कर पड़ जाएगा, कल शेष अवस्था का आपको नहीं करवा पाऊंगा फिर। इसलिए इस गर्भावस्था को पूरी कर लेते हैं आज, कोई दिक्कत नहीं, 5-7 मिनट क्लास लंबी चल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। कल वाली क्लास की भरपाई कर देते हैं। कल आपकी 5 मिनट 7 मिनट कम रही थी ना, वो आज आपको पूरी कर देते हैं। उसके बाद 3 अवस्थाएं हो गई। अब इसका कुछ जनरल फैक्ट बता रहा हूँ जो बीच में, हालांकि अवस्थाओं के बीच में चलते हैं, उन फैक्ट के बारे में। जब शिशु गर्भ में 14 सप्ताह के आसपास होता है ना, तब वो चीखना, खांसना, निगलना शुरू करता है। जब जो गर्भ में जो शिशु होता है वो लगभग 14 सप्ताह का होता है ना, 14 सप्ताह का, 14 सप्ताह देखिए 2-2.5 महीने का जब होता है, तो वो गर्भ में चीखना शुरू कर देता है। अब आप सोचो सर, गर्भ में चीखना कैसे? अरे छोटा बच्चा चीखता, बाहर भी चीखता है, अंदर भी चीखेगा। चीखना शुरू कर देता है, खांसना शुरू कर देता है। चीखना है, खांसना है, कोई चीज़ निगलना शुरू कर देता है। निगलना मतलब पहले तो माता से जा रहा था उसमें, और अब जो चीज़ें हैं ना उनकी थोड़ा मुंह बन गया ना, तो मुंह में कुछ चीज़ें निगलना भी शुरू करता है। तो शिशु होता है 14 सप्ताह के लगभग, वो चीखना, खांसना और निगलना शुरू कर देता है। क्लियर? गर्भ में 14 सप्ताह के आसपास। ये कुछ फैक्ट है, ये पॉइंट है, मतलब ऐसे नहीं कि किसी इस गर्भावस्था की पॉइंट है, स्पेशल पॉइंट है, उन्हीं पॉइंट को अपन नोट कर रहे हैं कि कौन कौन सी गतिविधियां गर्भावस्था में होती है। अगर पूछे कि चीखने की गतिविधि लगभग कितने सप्ताह में होती है, तो कौन कौन सी होती है? लगभग 14 सप्ताह में या फिर गर्भावस्था में होती है। क्लियर? ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद जो एक होता है आई ब्रेन कोऑर्डिनेशन, आई ब्रेन कोऑर्डिनेशन सिस्टम, आई ब्रेन कोऑर्डिनेशन सिस्टम। आई ब्रेन को आंखों की और जो अपने मस्तिष्क की उनका कोऑर्डिनेशन का सहसंबंध जो पद्धति है उनके बारे में। ये क्या है? आंखों की और जो मस्तिष्क के अपने जो सहसंबंध है उसके बारे में बात होता है। ये जो पद्धति है ना, वो सबसे पहले अपने जो मस्तिष्क होता है ना, सॉरी मस्तिष्क के अपने जो भारत है, भारत में ये पद्धति बनी थी, भारत में पद्धति बनी थी। और भारत का जो इंदौर विश्वविद्यालय है ना, उसमें इंदौर विश्वविद्यालय में देखिए ये पद्धति होती है, अभी समझाऊंगा इसको। लगभग 14 अप्रैल की बात है 2015 की, उसमें इंदौर विश्वविद्यालय है भारत में, इंदौर है ना, इंदौर विश्वविद्यालय, फिर इंदौर यूनिवर्सिटी जो है ना, उसमें इस पद्धति का सबसे पहले निर्माण हुआ था। क्या है पद्धति, अभी समझाऊंगा मैं आपको। पद्धति है और इसमें क्या होता है कि देखिए बताऊँ, भारतीय इंदौर, इसमें क्या किया कि जो बच्चा होता है ना, मैं बताऊँ आपको क्या हुआ था। एक गर्भस्थ महिला कुछ मतलब टेस्ट किए गए, बच्चों अलग टेस्ट होते हैं, वैज्ञानिक अलग परीक्षण करते रहते हैं। इन पे क्या हुआ कि जब इंदौर यूनिवर्सिटी जो है ना, इंदौर विश्वविद्यालय, वहाँ पे कुछ डॉक्टर्स वगैरह थे, साइंस जो प्रोफेसर्स वगैरह थे, उन्होंने क्या किया, जो बच्चा होता है ना, बच्चा उस जो गर्भ में है, लगभग मतलब ये 4-5 महीने का बच्चा होगा, उसमें जब गर्भ में है ना, उस गर्भ में उस बच्चे को मैथ्स और साइंस का ज्ञान दिया।
अब ये तो नहीं उसको टीचर जैसे बोर्ड में समझा रहा, नहीं मतलब उसके चीज़ें सुनाई गई बार बार उसको वो चीज़ें। जैसे आपने महाभारत पढ़ी होगी, काल्पनिक है रियल है कुछ नहीं पता, लेकिन आपने जब महाभारत देख पढ़ी उसमें आपने एक बात नोट की कि जो अभिमन्यु है उसने गर्भ में सब कुछ सीख लिया था, चक्रव्यूह भेदना सीख लिया था। और मुझे सभी चीज़ आती है, चक्रव्यूह तो मतलब उसको भेदना आता है, लेकिन चक्रव्यूह से बाहर निकलना जब सीख रहा था उस टाइम उसकी माता सो गई थी, है ना। तो वही चीज़ है आई ब्रेन कोऑर्डिनेशन पद्धति। तो उसमें क्या आई ब्रेन में क्या होता है, बच्चे को जो जब गर्भ में होता है ना बच्चा, तो उसको अलग अलग चीज़ें सुनाई गई, साइंस और मैथ्स का ज्ञान दिया गया, दे दिया। जब बच्चे का जन्म हो गया, जन्म के बाद उनमें से कुछ चीज़ें बच्चे के सामने पेश की गई, मतलब बच्चों को जब बोला गया, मान लो बच्चों को बार बार हम राम 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 ऐसे बोलना सिखा रहे हैं, और जन्म के बाद बच्चे को जब राम बोलेंगे ना तो उसके मस्तिष्क में कुछ हलचल हुई, हालांकि वो बोल के कुछ नहीं बता सकता, ना कुछ एक्सप्रेस कर सकता, छोटा बच्चा क्या करे, लेकिन उसके मस्तिष्क में कुछ हलचल हुई। इसका मतलब क्या होता है कि वास्तविक रूप से बच्चा गर्भ में सीख सकता है, उसकी आई और ब्रेन की कोऑर्डिनेशन होता है, आंखों का और दिमाग का कोऑर्डिनेशन होता है आपस में, और वो गर्भ में भी सीख सकता है। और अभिमन्यु वाली बात भी ये साबित होती है, मतलब कुछ तो उस चीज़ में सच्चाई हो सकती है ना। तो आँख के और दिन का दोनों आपस में कोऑर्डिनेशन होता है। और ये आई ब्रेन कोऑर्डिनेशन जो सिस्टम है ना, ये 14 अप्रैल 2015 को इंदौर विश्वविद्यालय भारत में दिया गया था सबसे पहले। क्लियर, ये होता है आई ब्रेन कोऑर्डिनेशन सिस्टम। बच्चे के जो अपने उसमें साइंस और मैथ्स का ज्ञान दिया गया गर्भ में, इसलिए। क्लियर। और अपनी जो 9 महीने में गर्भावस्था का पूरा 9 महीने बताया ना कि 9वां जो महीना होता है, उस 9 माह में गर्भावस्था का विकास क्या हो जाता है, विकास एकदम पूर्ण हो जाता है, गर्भावस्था का विकास ही पूर्ण हो जाता है। क्लियर। यहाँ ये आपकी होगी गर्भावस्था। और गर्भ में ही बच्चा लगभग 7 माह है, क्या होता है ना, 7 माह में बच्चा सपने देखने शुरू कर देता है। गर्भ में ही बच्चा, हाँ फैक्ट सही है, गर्भ में ही बच्चा 7 माह में अपने सपने देखना शुरू करता है। इसीलिए गर्भावस्था को सपनों की अवस्था कहते हैं। कौन सी अवस्था कहते हैं, सपनों की अवस्था कहते हैं। क्लियर। 7 माह में बच्चा गर्भावस्था में सपने देखना शुरू करता है, इसलिए इसको सपनों की अवस्था भी कहते हैं। ये आपकी गर्भावस्था पूरी कर, कुछ फैक्ट थे, मैंने आपको सारे फैक्ट क्लियर करा दिए। गर्भावस्था ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी है, टाइम लगेगा शेष अवस्था, फिर सबसे ज़्यादा टाइम लगेगी बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वहाँ टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ तक आपकी गर्भावस्था पूरी हो चुकी। क्लियर। कल पढ़ेंगे अपन शेष अवस्था, उसके बारे में। अब इसको मैं करता हूँ रफ, और फिर आज ही क्लास करते हैं समाप्त। गर्भावस्था आपकी पूरी हो चुकी है। अगर गर्भावस्था से रिलेटेड कोई भी आपकी डाउट है मन में, तो आप उस डाउट का बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कल आपको उसका समाधान मिल जाएगा। ठीक है। क्लास आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए। सबसे पहले लाइक कहाँ मिलेगा, लाइक आपके जो वीडियो चल रहा है उसके नीचे कैसा निशान मिलेगा, मोटे कैसा, उसको दबा दीजिए, एक बार दबाना है, ठीक है ना। लाइक कीजिए, लाइक करें, उसी के पास एक शेयर का निशान है, शेयर करने से आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, जो भी पढ़ना चाहते हैं साइकोलॉजी उनके साथ शेयर कीजिए। उसके नीचे चैनल के सब्सक्राइब वाला निशान है, सब्सक्राइब को दबाइए, उसके पास एक घंटी का सा निशान आएगा, उसको प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, ताकि जब भी आपकी क्लास आए आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। यूट्यूब आपको खुद बता देगा कि हाँ इस टाइम आपकी क्लास आने वाली है। क्लियर। आधे घंटे पहले बताएगा क्लास से, और क्लास से 5 से 7 मिनट पहले बताएगा, और जिस टाइम क्लास चल रही है उस टाइम बताएगा। 2-3 बार नोटिफिकेशन भेजता है, सब बार आपके पास पहुँच जाएगा। क्लियर। यहाँ तक की चीज़ आपको समझ में आ गई होंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।